हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एम्स क्लास वे ऑफ सक्सेस में। आज हम बात करते हैं भारत की मृदा के बारे में। मृदा जिसे हम सॉइल कहते हैं या सॉइल के नाम से जानते हैं। सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है, मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, मिट्टी में और अम्लीय मान जैसे पीएच मान क्या होता है, अम्लीय मान, क्षारीय मान, ये सारे के बारे में आज क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम मृदा में होने वाले कुछ अपरदन के बारे में भी जानकारी लेंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है या मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है और मृदा किस चीज से बनी होती है। तो इन सारे बातों में क्या करेंगे, आज जानकारी देते हैं। चलो आज देखते हैं मृदा के बारे में। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी में सबसे पहला टॉपिक हमने ये डाला कि मृदा होती क्या है, मृदा कहते किसे है। मृदा की परिभाषा हम नॉर्मली बता सकते हैं कि भूमि के ऊपर सूक्ष्म छोटे छोटे कणों का पाया जाना या छोटे छोटे कणों की एक परत का जम जाना। जैसे भूमि है, ये भूमि के ऊपर छोटे छोटे कणों का पाया जाना और उसके कारण एक लेयर बन जाना, एक परत बन जाना, एक छोटे छोटे कणों की क्या बन जाना, परत बन जाना ही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अब बात आती है कि छोटे छोटे कणों का एक साथ मिलकर एक लेयर बन जाना मृदा कहलाती है। तो इस मृदा को बनाने में भाग लेने वाले वो छोटे छोटे कण होते क्या हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं निर्माण मतलब इस मृदा का निर्माण कौन छोटे छोटे कण मिलकर करते हैं। तो उसमें मुख्यतः कितने घटक भाग लेते हैं, 4 घटक मुख्य रूप से भाग लेते हैं। उस घटक में सबसे पहले हम बात करते हैं क्ले की, क्ले जिसे हम कहते हैं मृतिका। दूसरी हम बात कर रहे हैं इसमें सिल्ट, तीसरी हम बात कर रहे हैं सैंड और चौथा होता है ग्रेवल। सिल्ट जिसे हम कहते हैं गाद, सैंड बालू और ग्रेवल जिसको हम कहते हैं बजरी। तो ये चारों घटक मिलकर आपस में मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि इनका यदि देख लिया जाए क्रम क्या होता है, इनका क्रम किस प्रकार से होगा कि मृदा में सोखने की, पानी सोखने की, जल को सोखने की क्षमता किस प्रकार होती है, कि किस मृदा में यदि मृतिका ज्यादा पाई जाएगी तो वो मृदा क्या कर सकती है। तो ये सारी बातें आज हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मृतिका, जिसका आकार सबसे छोटा होता है। सबसे बारीक यदि बात की जाए तो क्या होती है, मृतिका होती है। और मृदा जितने बारीक कणों के रूप में होगी उसमें जल सोखने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। तो इसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। बात की जाए इसके बाद किसकी होती है, तो वो गाद होती है, थोड़ी बड़े कण होते हैं इसके। सैंड बालू थोड़ी और बड़े हो जाते हैं। और यदि ग्रेवल की बात की जाए तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कण हो जाते हैं। तो ये समस्त कण मिलकर क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। अब जल सोखने की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार जो कण जितने बारीक होंगे वो जल को उतने अच्छे से सोखने की क्षमता रखते हैं। तो बात करते हैं सबसे छोटे कण कौन होते हैं, मृतिका। तो सबसे अच्छा जल सोखने की क्षमता मृतिका रखेंगे। जिस मिट्टी में मृतिका की मात्रा ज्यादा होगी जल सोखने की क्षमता ज्यादा होगी। इसके बाद गाद देख लेते हैं। इसके बाद होता है कौन, बालू। और सबसे अंततः कौन होता है, बजरी। अर्थात स्पष्ट होता है कि जिस मिट्टी में बजरी की मात्रा, जिसे ग्रेवल कहते हैं, की मात्रा ज्यादा होगी उसमें जल सोखने की क्षमता सबसे कम होगी। और जिस मिट्टी में मृतिका की मात्रा ज्यादा होगी उस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक होने वाली है। साथ ही साथ हम बात करें कि जो मिट्टी का पीएच मान के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। कौन सी मिट्टी पेड़ पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो जिस मिट्टी का पीएच मान ना तो 7 से ज्यादा कम होता है और ना ही 7 से ज्यादा अधिक होता है। अर्थात ना तो मिट्टी ज्यादा अम्लीय होनी चाहिए और ना ही मिट्टी ज्यादा क्षारीय होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं पीएच मान से हम ये समझ लेते हैं कि यदि पीएच मान 7 से बहुत कम है या 7 से कम है, 7 से क्या है, कम है, तो वो मिट्टी किस प्रकार में चली जाती है, अम्लीय मिट्टी के कैटेगरी में चली जाती है। और जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, वो किस में चली जाती है, क्षारीय चली जाती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए कि मिट्टी में कौन सी मिट्टी होगी जिसमें पेड़ पौधे या वनस्पतियां बहुत अच्छे से या फसलें बहुत अच्छे से क्या हो सकती हैं, पैदावार हो सकती है। तो
तो वो मिट्टी हो सकती है 7 के एवरेज, ओवरऑल 7 के यदि आसपास जितना होगा, चाहे 7 से हम कहां जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, जैसे 6.8, 6.9 यहां पर आ जाए, या 7.3, 4, ये सारी मिट्टियां जो हो जाएंगी ये किस में आ जाएंगी, अच्छी मिट्टी या अच्छी उर्वरता वाली मिट्टी में के अंतर्गत आ जाएंगी। जबकि हम बात करें 7 से यदि और कम चली जाए, जैसे 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, तो वो अम्लीयता को बढ़ोतरी दिखा देती हैं, और 7 से यदि ज्यादा हो जाती है तो वो क्षारीयता को बढ़ा देती हैं, और अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ जाने के चलते इनके पीएच मान में भी क्या हो जाती है, पीएच मान में भी कमी या वृद्धि हो जाती है, जो मिट्टी के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। बात करें इसी के आधार पर हम बात करें कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मृदा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी के अध्ययन को अपन मृदा विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मिट्टी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पेडोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी में कुछ और तत्व होते हैं, कुछ एक शब्द होगा जो बार बार आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, और वो शब्द है क्या, इससे निकल के आएगा ह्यूमस। क्या निकल के आएगा, ह्यूमस। ह्यूमस होता क्या है, ह्यूमस जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीवांश के नाम से भी जानते हैं, मतलब जीवों के अवशेष एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ह्यूमस का मतलब यह है कि जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी वह मिट्टी उतनी ही ज्यादा क्या मानी जाएगी, उर्वरकता पूर्वक मानी जाएगी। जबकि बात करें भारत में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम, या भारत की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अब ह्यूमस होता क्या है, पहले अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ह्यूमस के बारे में बात करें तो मिट्टी जो होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, मिट्टी के ऊपरी गाढ़े भूरे रंग का, मिट्टी की ऊपरी परत में गाढ़े भूरे रंग का पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। मिट्टी में क्या बोला बेटा मैंने, गाढ़े भूरे रंग का, गाढ़े भूरे रंग का पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। अब बात आती है कि ह्यूमस का कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी में क्या बनाता है, उर्वरता को, नमी को और उर्वरता को क्या करके है, बनाए रखता है। तो ये मिट्टी में क्या बनाए रखता है, सबसे मेन नमी बनाए रखता है, साथ ही साथ ये मिट्टी में क्या बना के रखता है, उर्वरता को भी बनाए रखता है। तो भारत की बात करें, भारत की मिट्टी में मैंने पहले ही बताया है कि ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है, और कुछ मिट्टियों में होती है पर उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी अनदर कंट्रियों में देखा गया है। तो सबसे पहला क्या है, ये नमी को बरकरार रखती है, साथ ही साथ इसके कारण क्या बनी रहती है, उर्वरता बनी रहती है। कहां पाई जाती है, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, मिट्टी की ऊपरी परत जो गाढ़ी भूरे रंग की और कैसी होती है, लसलसी होती है, वो होता है क्या, जीवांश। अब मैं आपको एक नॉर्मली वे में समझाता हूं इस बात को कि आप जब देखा होगा खेतों में, जो खेतों का ढलान वाला भाग होता है, खेतों का ढलान वाला भाग होता है, जहां के सारी मिट्टी और उसका जो अवशेष होते हैं वो बह के किनारे लग जाते हैं, मतलब जिसमें बोल सकते हैं अपन खेत का ढलान, ढलान मतलब जहां से पानी स्टोर हो जाता है, जहां एकत्रित हो जाता है, वहां की जो उर्वरता रहती है वो अदर उसी खेत के बाकी क्षेत्र से क्या रहती है, थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी जगह की जो अपन रासायनिक कीटनाशक दवाइयां या जो भी चीजें अपन डालते हैं उसमें, तो अवशेष एकत्रित हो के कहां जाते हैं, एक किनारे पर लग जाते हैं, और उस किनारे पर ही मिट्टी की कैसी होती है, लसलसी हो जाती है, एक मोटी परत बन जाती है जो गाढ़े भूरे रंग की होती है, और वह क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। तो ये बात हमें याद रखना कि ह्यूमस का कार्य क्या है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। निर्माण कौन करता है, तो निर्माण में मैंने बोले मुख्यतः कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं, जिसमें कौन कौन होता है, मृतिका होती है, गाद होती है, बालू होता है और बजरी होता है। मैंने इससे एक बात और समझाई कि जिस मिट्टी में जितने ज्यादा छोटे छोटे कण होंगे वो क्या करेंगे, पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा रखेंगे, और जिसमें क्या होंगे, बड़े कण होंगे वो पानी सोखने की क्षमता क्या रखते हैं, कम रखते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें मिट्टी के बारे में क्या बताया कि मिट्टी का जो पीएच मान होता है, मिट्टी का क्या
पीएच मान वो कितना होता है। तो ये बारे में अपन ने इसकी क्या कर ली, जानकारी ले ली। साथ ही साथ हमने बोला कि इनका जो निर्माण होता है, बात आई निर्माण में, ये तो अपन ने ले लिया ओवरऑल कि ये सारी चीजें मिट्टी में क्या होते हैं, निर्माण करते हैं और ये सारी चीज पाए जाते हैं। मिट्टी का यदि रियलिटी में देखा जाए कि निर्माण होता कैसे है, तो मिट्टी का जो निर्माण है वो पेड़ पौधों, पत्तियों और वन्य जीव अपघटकों के अपघटन से, टूटने से किस चीज का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण की बात करें, देखो निर्माण में जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं, पार्ट जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो चीज है, या अपन इसको निर्माण ना करके अपन क्या बोल सकते हैं, इसको संरचना भी बोल सकते हैं कि मिट्टी की संरचना में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। निर्माण की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, पेड़ पौधे, वनस्पतियां और भी वनस्पतियां, जीव जंतु, इन समस्त चीजों के अवशेष जब क्या हो जाते हैं, अपघटित होते हैं, तो अपघटित होकर किस चीज का निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो यहां से हमारा क्या टॉपिक निकला, एक बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया कि मिट्टी में कौन कौन सी चीजें हैं। साथ ही साथ अब हमको ये चीज भी देखना है कि मिट्टी की जो उर्वरता है, कौन सी मिट्टी में ज्यादा होगी, कौन सी मिट्टी में कम होगी, इस चीज को अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः अपन जैसे जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा उर्वरता पाई जाती है, कम उर्वरता की ओर जाएंगे तो अपन कहां जाएंगे, पीटमय मिट्टी की ओर चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या कर लेंगे, मतलब मिट्टी का अपन क्या पढ़ लेंगे, मिट्टी के प्रकार पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत और कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, मिट्टी के प्रकार। दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि मिट्टी के प्रकार के साथ साथ हम एक चीज और देख सकते हैं इसमें कि मिट्टी में होने वाले रोग, बोला जाए मृदा अपरदन, सॉरी मिट्टी में क्या पढ़ सकते हैं अपन, मृदा अपरदन के बारे में भी जानकारी लेंगे कि मृदा अपरदन होता क्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन बोलते हैं, मृदा अपरदन। और इसके अपन क्या पढ़ लेंगे, प्रकार के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें मिट्टी के अंतर्गत ये बोलेंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें मिट्टी के अंतर्गत क्या करनी है अभी और भी डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल में अपन क्या करेंगे, मिट्टी के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं मिट्टियों के प्रकार। तो बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी के प्रकार के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भारतीय मिट्टी को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यदि मुख्यतः देखा जाए, जो प्रचुरता की मात्रा में देखा जाए तो कितने भाग हैं, 4। परंतु भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद ने या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR के तहत मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम चर्चा करते हैं 4 भागों की जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे 8 भागों की जो कि मुख्य रूप से हैं या उपस्थित हैं हमारे भारत में। तो सबसे पहले 4 भाग में 4 पार्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो भारत के कितने 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो कौन सी मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी यह जो है 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। कितने क्षेत्र में पाई जाती है, 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही साथ हम बात करें, इसके बाद आ जाएगी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की बात करें, प्रचुरता के दृष्टिकोण से अपन देख रहे हैं कि कौन सी मिट्टी होती है, उसकी कितनी प्रचुरता हमारे भारत देश में है। तो इसकी है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे भारत में कितने क्षेत्र में पाई जाती है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके बाद आती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो भारत में कुल मिलाकर 1.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुई है, फैली हुई है। तो ये तो हमने बात की भारत में प्रचुरता के दृष्टिकोण से कि प्रचुरता में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो हमने बात किया जलोढ़ मिट्टी जो कि कितने हैं, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ना, भारत के 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। लाल पीली मिट्टी ये भारत के 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। काली मिट्टी ये भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और लेटेराइट मिट्टी भारत के 1.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुई है, फैली हुई है। अब जो और भी मिट्टियां हैं, जो 4 मिट्टियां और भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही कम क्षेत्रों में, भारत के बहुत ही कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो भारतीय
कृषि अनुसंधान परिषद के तहत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यदि हम बात करें तो ICAR के तहत मिट्टी की संरचना, मिट्टी के गुण, मिट्टी के आकार, प्रचुरता, इस सारी दृष्टिकोण को ध्यान में देखते हुए ICAR के तहत मिट्टी को 8 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो वो 8 भाग हैं क्या, किस दृष्टिकोण से बांटा गया, मिट्टी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, संरचना के अकॉर्डिंग, मिट्टी के गुणों के अकॉर्डिंग, प्रचुरता के अकॉर्डिंग, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसने 8 भागों में मिट्टी को क्या कर दिया, बांट दिया। जिसमें सबसे फेमस मिट्टी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, क्या हो जाएगी आपकी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरी, क्या हो जाएगी हमारी, काली मिट्टी। इनके उपनाम क्या होंगे, एक एक करके जब हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो सारे उपनाम, उनका क्षेत्र, उनका जितने कौन कौन से कण से मिलकर बनी है, तो ये सारी बातों में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम किसको देख रहे हैं, प्रकारों को देख रहे हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कौन है, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी। इसके बाद हमारी क्या आ गई, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी। इसके साथ हमारे आ जाएगी शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी के बाद आ जाएगी हमारी लवणीय मिट्टी। लवणता के अकॉर्डिंग मिट्टी को बांट दिया तो लवणीय मिट्टी हो गई। इसके बाद आ जाएगी पर्वतीय मिट्टी, मतलब वन मिट्टी भी बोल सकते हैं, तो पर्वतीय मिट्टी। और एक लास्ट मिट्टी आने वाली है हमारी पीटमय मिट्टी। लास्ट क्या है, पीटमय, या पिटमय भी बोलते हैं इसको, पिटमय मिट्टी। तो कुल मिलाकर कितने भागों में डिवाइड किया गया, 8 भागों में मिट्टी को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और ये मैं प्रचुरता के दृष्टिकोण से भी मैंने क्रम में लिख दिया है कि कौन सी मिट्टी कितने मात्रा में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है, मैंने बता चुका हूं पहले ही। लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और पीटमय मिट्टी, ये भारत की क्या है, प्रमुख मिट्टियां हैं। अब हम बात करेंगे इनको एक एक करके, इनका विस्तृत क्या करेंगे, जानकारी ले लेते हैं। चलो एक एक करके इसकी जानकारी लेते हैं। चलो हम बात करते हैं, पहली मिट्टी क्या पढ़ी हमने, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बहुत सारे उपनाम हैं, जिसमें से पहला उपनाम इसको किस नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी जिसको अपन दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोमट मिट्टी। इसी को हम कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, और इसी को हम किसके, काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो होगा इसके क्या, उपनाम। तो नॉर्मली याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि दोमट इसका नाम क्यों पड़ा। दोमट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नदियों के द्वारा क्या होती है, बहाई जाने वाली मिट्टी होती है। नदियों के द्वारा क्या होती है, बहा के लाई जाने वाली मिट्टी होती है। और अब नदियों के द्वारा बहाव होने के कारण जो इसका किनारे वाला भाग होता है, ये क्या करती है, उस पूरे में क्या करती है, उर्वरता को लेके आती है। पर्वतीय क्षेत्र से बहकर आती है ये मिट्टी, क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्र से होकर होते हुए और कैसे धरातलीय क्षेत्र में, मतलब मैदानी क्षेत्र में आती है। और ये पूरे क्या कर देती है, उसमें अपनी उर्वरता को लेकर, लवणीयता को लेकर, ये सारी चीजों को क्या कर देती है, पूरे में मिला देती है। इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोमट मिट्टी को अपन जलोढ़ मिट्टी क्यों लिया, जलोढ़ मिट्टी ही क्यों बोलते हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड, जैसे गंगा नदी की बात करें हम, गंगा नदी तंत्र जो अपवाह तंत्र के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है, भारत की सबसे बड़ी नदी मानी गई है। तो गंगा नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, ये हमारे बिहार और यूपी वाले भाग में आके क्या कर देती है, पूरी
अपने आसपास के जो खेत होते हैं उसमें पूरी उर्वरता को क्या करती है, बहा के बाढ़ के माध्यम से क्या कर देती है, फैला देती है, जिसके चलते वहां उर्वरता और नई मिट्टी क्या होती है, प्रतिवर्ष आती रहती है, जिसके चलते इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। बात आती है कछारी मिट्टी क्यों होती है, क्योंकि इसके किनारे क्या होता है, जो किनारे के भाग होते हैं, नदियों के किनारे वाले भाग में कछवाहे के तरीके से, या कछवाहे जो होते हैं अपनी सब्जी या फल फूल क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में लगाते हैं। ये नदियों के किनारे वाली मिट्टी है, इसलिए अपन इसे कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। काप मिट्टी की बात करें तो काप मिट्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि नदी तंत्र होता है, और जब नदी तंत्र अपने बाढ़ के प्रभाव में रहता है तो वहां आसपास का जो एरिया होता है वो उस नदी के चलते क्या हो जाता है, काप जाता है, तो आप बोल सकते हैं इसको काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम इस मिट्टी में, इस मिट्टी का निर्माण। तो निर्माण के बारे में बात करते हैं, निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण में नॉर्मली आप लिख सकते हैं कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, लाई जाने वाली मिट्टी होती है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, इसकी प्रचुरता देखें कि इस मिट्टी में कौन कौन से अयस्क या कौन कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रचुरता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। यदि इसमें देखा जाए तो पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो कौन कौन से तत्व हो गए, पोटास, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना की भी मात्रा अपन बोल सकते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और उर्वरता के दृष्टिकोण से देखें, उर्वरता, इसमें अलग से हम उर्वरता के रूप में भी यही चीज बोल सकते हैं कि ये जो तत्व होते हैं पोटास, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जितने भी पोषक उर्वरता मतलब उर्वरता को बनाए रखने वाले तत्व क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, जिससे इस मिट्टी में हमें अलग से किसी रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का अर्थात फर्टिलाइजेशन का उपयोग करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिट्टी नदियों के द्वारा बहा के लेके आई जाती है। अब नदियां जब बह के आएंगी तो अपने साथ मिट्टी भी लाएंगी, साथ ही साथ वहां पर्वतीय क्षेत्रों की उर्वरता को भी क्या करके ले आती हैं, साथ में बहा के लाती हैं, और ये क्या कर देती हैं, अपने मैदानी क्षेत्र वाली भागों में बहा के उस पानी को, लवणीयता को बहा के उसको क्या कर देते हैं, उर्वरक बना देती हैं। इसलिए इसमें ज्यादा अपन को अलग से एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, यही इसकी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ करें तो इसमें ह्यूमस की मात्रा, जो कि मैंने सबसे पहले ही वर्ड यूज किया है कि भारत की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो इसमें कमी की बात करें, इस मिट्टी में किस कौन कौन सी चीज कम मात्रा में पाई जाती है, तो यहाँ पर ह्यूमस जो हो गया, जिसको अपन जीवांश बोलते हैं, जीवांश, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की क्या होती है, कमी पाई जाती है, आदि की क्या होती है, कमी पाई जाती है। अब बात आती है सर कि ये जब पर्वतीय मिट्टी है, या सॉरी पर्वतीय नहीं पर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, लाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसका क्षेत्र यदि पूछा जाए आपसे कि क्षेत्र क्या होगा, तो अपन बात करेंगे भारत के उत्तरी भाग में, जितने भी उत्तरी भाग है। अब उत्तरी भाग की बात आती है तो अपन को जम्मू कश्मीर नहीं जाना है, अपन को भारत के उत्तरी भाग में मतलब पंजाब से लेकर यदि हम कहां तक चले जाएं, असम का एरिया चले जाएं, पंजाब से कहां तक चले जाएं, असम। तो यदि क्षेत्र विस्तार देखें इसका क्षेत्र विस्तार क्या है, तो कहां से कहां तक चलेंगे अपन, पंजाब से असम, तो हम बोल सकते हैं पंजाब से असम। साथ ही साथ ये तटीय भागों में, समुद्र तटीय भाग भी बोल सकते हैं, तो तटीय भागों में भी क्या होती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था क्षेत्र विस्तार के अकॉर्डिंग इसकी उपलब्धता भी बताई थी, उपलब्धता, तो ये भारत के कितने प्रतिशत भाग में बताया था मैंने, ये भारत के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या होती है, यही मिट्टी पाई जाती है। तो भाई भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन होगी, तो अपन बोलते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, या हम किस नाम से जानते हैं, काप मिट्टी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें बात करें, ये भारत के लगभग 40% भाग में क्या करती है, यही मिट्टी पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत भाग में, इसको अपन अलग से बता दे सकते हैं। प्रतिशत के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारत के 40% भाग में, कितने प्रतिशत, 40% भाग में पाई जाती है। भारत के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, 40% भाग में जो होती है, ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें अपन को ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, उपनाम क्या है इसके, दोमट मिट्टी बोलते हैं, और
कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी और काप मिट्टी। निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से। प्रचुरता क्या होती है? किस चीज की प्रचुरता है? पोटास और चूना, कैल्शियम ऑक्साइड की। उपलब्धता किस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है? उपलब्धता सभी पंजाब से अपने असम के क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय भागों में, ठीक है ना। और बात करें कितने, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो 40% क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हमसे पूछा जाए कि भारत में जलोढ़ मिट्टी में मुख्य फसल, यदि आपसे पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसल कौन होगी, तो मुख्य फसल के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कौन कौन चीज हो जाएगी? जैसे हमारी हो गई धान, हमारी हो गई गेहूं, हमारी क्या हो गई, और इसके साथ साथ दलहन फसलें भी हो गई, तिलहन सब्जी, और साथ ही साथ इसमें सब्जी भी ले सकते हैं, धान गेहूं दलहन। आप इसमें और भी कौन सी चीज, ज्वार ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, तो ये चीजें भी ले सकते हैं आप। जूट की मात्रा, गन्ने की मात्रा चूंकि काली मिट्टी में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो गन्ने को अपन इसमें ज्यादा मात्रा में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, जूट वगैरह को। तो ये सारी चीजें क्या है इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये मुख्यतः किसमें? काली मिट्टी में पाई जाती है। गन्ना काय में पाया जाता है? काली मिट्टी की फसल मानी जाती है। तो इसको अपन यहाँ कौन कौन सी फसल रख लेंगे? धान। इसकी मुख्य फसल यदि देखा जाए तो कौन है? धान है। कौन है? धान है। पंजाब किसके लिए फेमस है? धान के लिए। यूपी किसके लिए फेमस है? धान गेहूं के लिए फेमस है। तो ये सारे यदि देखा जाए तो ये क्या है, इसकी प्रमुख फसलें हैं। अब हम बात करते हैं सर, चूंकि ये नदियों के द्वारा क्या करके लेके आई गई है? बहाकर लेके आई गई है। और नदियों के द्वारा बहाकर लेके आए जाने के कारण ही इसको हमने दो भागों में भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा खादर मिट्टी और एक हो जाएगा बांगर मिट्टी। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। ये कितने भागों में बढ़ जाएगी? यदि हम इसके भाग देखें, भाग, तो दो भागों में क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। एक कौन हो जाएगा? खादर, और एक हो जाएगा हमारा बांगर। अब खादर होता क्या है? खादर क्या होता है पहले इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। खादर के बारे में, खादर में क्या बोलेंगे, चूंकि ये नदियों के द्वारा बहाकर लेके आई जाती है, तो ये मान लो सपोज ये क्या जा रही है? नदी जा रही है। ये क्या जा रही है? नदी जा रही है। तो ये तो नदियां बह रही हैं। अब नदी के जो आसपास का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जो होगा, ये किसके लिए जाना जाएगा? खादर मिट्टी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? खादर मिट्टी के नाम से जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा भाई? क्योंकि नदियों के द्वारा जो पानी लाया जा रहा है वो सबसे किसको खादर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे, अब देखो जैसे अपन ने बोला जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज्यादा क्या मानी जाती है? उपजाऊ। तो अब आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सी जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है? तो आप बोलोगे खादर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। कौन है? खादर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि हर साल प्रति वर्ष इसमें क्या होती है? नवीन मिट्टी मिल जाती है। इसे अपन क्या नाम से भी जानते हैं? नवीन मिट्टी, या नवीन, नदियों के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, खादर मिट्टी। यदि बात करें बांगर क्या होता है सर? खादर तो हमें समझ में आ गया। अब हर वर्ष क्यों बोल रहा हूं मैं? हर वर्ष क्यों आया? क्योंकि नदियां जब आएंगी तो नदियों का जब बहाव ज्यादा होगा तो कुछ पानी जो होगा आसपास के खेतों में भी क्या होगा? प्रवाहित होगा, और उनके द्वारा बहा के जो मिट्टी लाएगी इसमें क्या करेगा? बहा के उस खेतों के ऊपर क्या कर देगा? ये उड़ा देगा। क्या कर देगा? उड़ा देगा, एक लेयर चढ़ा देगा उसके ऊपर। यही कारण तो है इसको जलोढ़ बोले हैं, क्योंकि ये खेतों के ऊपर प्रति वर्ष क्या कर देता है? एक नई मिट्टी को क्या कर देता है? एक नई मिट्टी की परत चढ़ा देता है, उड़ा देता है। इसलिए तो इसको क्या बोला गया है? जलोढ़ मिट्टी। और हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी के ही क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार पढ़ रहे हैं। तो जो भाग नदी के किनारे होगा वो क्या कहलाएगा? खादर। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होगा? खादर होगा। अब बात आई सर बांगर क्या होता है? बांगर जो खादर के थोड़ा सा दूर क्षेत्र या नदी तंत्र से क्या होता है? थोड़ा सा दूर का जो क्षेत्र होगा। मान लो खादर तो बिल्कुल जस्ट बाजू वाला क्षेत्र हो गया, जिसको हम कछारी मिट्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो दूर का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, नदी के कहाँ है? नदी से थोड़ा सा दूर है। अब यहाँ पर क्या प्रतिवर्ष नदियां बहाव लाके और उसमें मिट्टी में आएंगी? नहीं। कब होगा ये? कभी कई वर्षों के बाद, मतलब जब बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है, वर्षा होने के बाद बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी का स्तर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये यहाँ की मिट्टी को भी समेट समाट के कहाँ ले जाएगी? दूर क्षेत्र तक ले जाएगी। तो वो क्षेत्र क्या होता है? कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा हर साल नहीं होता, कभी कभी होता है।
तो ये क्या बन जाता है, बांगर क्षेत्र बोला जाता है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, बांगर क्षेत्र बोलते हैं। मतलब नदियों के द्वारा कभी कभी, समझ गए ना, कभी कभी क्या बोला जाए, जब मिट्टी की परत चढ़ा दी जाए और वो मिट्टी ही क्या बन जाती है, बांगर मिट्टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी। क्या बोल सकते हैं, पुरानी और उर्वरता वाली मिट्टी, तो उसको क्या बोला गया है, बांगर। उसको ही क्या बोलते हैं, बांगर। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी क्या है, सपोज आपको यदि देखा जाए, आपको दे रखा जाए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, है ना, और लैटेराइट मिट्टी, तो आप तो जलोढ़ मिट्टी लगा दोगे। लेकिन यदि जलोढ़ मिट्टी का ऑप्शन रखा ही ना जाए और आपके सामने क्या रख दिया जाए, मान लो खादर रख दिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए कि ये तो जलोढ़ मिट्टी का ही क्या है, प्रकार है। यदि खादर ना रख के बांगर रख दिया जाए तो भी अपन बांगर में ही टिक लगाएंगे, ना कि हम काली में लगाएंगे, ना कि हम पीली में लगाएंगे, ना ही लैटेराइट में, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी का ही क्या है, भाग है। तो हम इन्हीं के बारे में टिक लगाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यदि हमसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी पूछी जाए और उसके साथ खादर या बांगर शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, पूछे सबसे ज्यादा उर्वरता किस में होगी, तो आप खादर या बांगर को टिक लगाएंगे, ना कि काली मिट्टी को टिक लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि प्रचुरता के दृष्टिकोण से चल रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या रखेंगे हम, लाल पीली मिट्टी। चलो अब इसको देखते हैं। चलो अब इसके बाद यदि बात करें दूसरी जो मिट्टी रहेगी, तो इसके लिए अपन अगली क्लास में देखते हैं, उसके बारे में जितना भी अध्ययन होगा वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।